मॉर्निंग बच्चों, आज से हम राजीव प्रकाशन की जो एक किताब है कक्षा 10 की गणित की कंबाइंड बुक है एनसीईआरटी बेस्ड। इस किताब के प्रत्येक जो चैप्टर हैं, गणित के जितने भी चैप्टर हैं कक्षा 10 में, इन सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज हम समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस किताब की, क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है इस किताब की। तो जो भी अध्याय होगा तो उस अध्याय से संबंधित जो टॉपिक होंगे सबसे पहले उन टॉपिक को बताया जाएगा, फिर उन टॉपिक एक एक टॉपिक को लेकर उस चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो आज का जो पहला अध्याय है आपकी कक्षा 10 के जो गणित में, उसका वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो है, वास्तविक संख्या में हम क्या पढ़ेंगे, एक रूपरेखा होती है किसी भी कार्य को करने की। तो उस रूपरेखा के माध्यम से अगर हम चलते हैं तो वह कार्य बहुत आसान हो जाता है और अच्छे से हमें समझ में आता है। तो वास्तविक तो सबसे पहले हम भूमिका, वास्तविक संख्याओं की भूमिका क्या है। वास्तविक संख्याएं जो आगे हम बढ़ेंगे, जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उनका एक प्रत्येक कार्य को करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक नींव होती है। तो वही नींव ये भूमिका कार्य करेगी, नींव का कार्य भूमिका करेगी। फिर दूसरा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड में एग्जाम के पेपर में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो अच्छे से समझेंगे। आधार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो अंकगणित उसकी आधारभूत प्रमेय क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ेंगे, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। यह टॉपिक है जिन्हें हम कवर अप करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। ठीक है, अब हम वास्तविक संख्याएं में हम सबसे पहला टॉपिक भूमिका की बात करते हैं कि भूमिका में क्या क्या पढ़ेंगे। याद होगा आप सबकी कक्षा हम लोग पढ़ चुके हैं, विभिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा है कक्षा 10 में। तो ये विभिन्न संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो अगली क्लास आएगी उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम केवल रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था, देखिए रिवीजन। तो भूमिका के बारे में हम देखते हैं कि हमने कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और किसे कहते हैं। तो इसे हम आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखिए, संसार की प्रत्येक वस्तुओं को, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें कुछ संख्याओं के माध्यम से गिना जाता है, कुछ संख्याओं के माध्यम से काउंट किया जाता है। तो यह जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, यह जो गणना के काम जो अंक आते हैं, उन जो संख्याएं आती हैं गणना के कार्य में, इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को पूछे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको बताना है कि 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं को समझने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे हाथ में अभी 3 मार्कर हैं। इन 3 मार्कर में से यदि हम आपसे पूछें कि अब कितने मार्कर हैं, तो आप बताएंगे 2। यदि अब पूछा जाए तो आप बताएंगे 1। और यदि अब पूछा जाए तो मेरे हाथ में कोई भी मार्कर नहीं है, और इस कोई भी कुछ भी नहीं खोया तो कोई भी नहीं मार्कर है, इसे हम बोल सकते हैं गणित की भाषा में कि मेरे हाथ में अब 0 मार्कर है। कितने मार्कर है? 0 मार्कर है। तो यह जो 0 है, 0 सहित प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होंगी अनंत तक, ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 0 जो है वह पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, पर अब बात करते हैं नंबर 3 की। प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। करते हैं तो पूर्णांक में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण अंक कि जितने भी अंक होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगे वो पूर्ण फॉर्म में होंगी, मतलब पूरी होंगी। जैसे एक संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। ये संख्या रेखा हमने बना ली, बीच में मध्य में बिल्कुल 0। संख्या रेखा के मध्य में 0 होता है। 0 के दाईं तरफ बढ़ेंगे तो जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं मिलेंगी आपको। ये देखिए धनात्मक संख्याएं +1 +1 +2 +3 +4 +5, और 0 के बाईं तरफ बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5।
ये सभी इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं बनी हुई हैं, ये प्लस की जो संख्या है ये प्लस अंक तक जाएंगी और माइनस की संख्या है जो माइनस के अंक तक जाएंगी। यह जो जितनी भी संख्याएं इस संख्या रेखा पर बनी हैं, इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इन पूर्णांक को शून्य जो है दो भागों में बांट देता है। शून्य के बाईं तरफ अगर बढ़ेंगे तो ऋण पूर्णांक मिलेगा और शून्य के दाईं तरफ अगर बढ़ेंगे तो धन पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्णांक की यदि बात की जाए तो पूर्णांक हमारे धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक है। शून्य क्या कार्य करता है? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों के बिल्कुल मध्य में होता है। पूर्णांक आपको उम्मीद करता हूँ पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं की। ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की जो कि परिभाषा लिख रखी है इसे यहाँ पर कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p पूर्णांक है लेकिन q बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक है, लेकिन q शून्य नहीं होगा। पूर्णांक तो है लेकिन शून्य नहीं है, ये शर्त है। ठीक है, अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कैसे समझेंगे। देखिए, यदि मैं कहूँ 4/5 तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। यदि मैं कहूँ 3/2 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। यदि मैं कहूँ 2 ये तो पूर्णांक हो गया। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो वहां पर कितना होता है? 1 होता है। तो इसे हम ये भी देखो p बटे q के रूप में लिख दिया, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक का अर्थ मतलब हो गया चाहे धन पूर्णांक हो या फिर ऋण पूर्णांक हो। ऋण पूर्णांक को ले लेते हैं माइनस का 4/5। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। एक प्रश्न है वो ये कि ये परिमेय संख्या तो है, क्या ये भिन्न है? ये भिन्न नहीं है। एक बात याद रखेंगे कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसे याद रखेंगे। यह परिमेय संख्या तो है लेकिन यह भिन्न नहीं है। यहाँ से एक बात स्पष्ट हुई, वो ये कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है। p बटे q का मतलब होता है कि अंश बटे हर। कह सकते हैं हम कि वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें अंश बटे हर में लिखा जा सकता हो, लेकिन अंश और हर दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। एक शर्त और है, जहां पर हर पूर्णांक तो होगा लेकिन शून्य पूर्णांक नहीं होगा। हर कभी भी शून्य नहीं होगा। हम बात करते हैं जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 4/0, तो यहाँ पर p तो देखो ये हो गया, अंश को ये हो गया और ये q हर हो गया 0। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं यदि हमने शून्य लिखा, शून्य के हमें पता है जब कुछ नहीं होता है नीचे तो 1 होता है। अब ये शून्य है और ये 1 है तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अंश पूर्णांक होगा, तो अंश पूर्णांक है। ठीक है, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अंश शून्य के बराबर नहीं होगा। इसलिए यह परिमेय संख्या के जो नियम है उसको दर्शाता है। हर एक है यानी कि हर शून्य नहीं है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या के नियम को दर्शाता है। कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या उम्मीद करता हूँ परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा कि वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। दोनों पूर्णांक होंगे अंश और हर, लेकिन हर पूर्णांक तो होगा लेकिन वह शून्य नहीं हो सकता है। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं इसमें लिख रखा है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब ये अपरिमेय ऐसी कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय होंगी जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए
मैं किसी सिंबल की बात करूं जैसे कि पाई, हम इनसे शुरुआत करते हैं, जैसे कि पाई, इस सिंबल की शुरुआत करूं तो जितने भी सिंबल हैं वो सभी अपरिमेय संख्या पर होते हैं, वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर पाई के मान की बात की जाए तो पाई का मान 3.14 डॉट 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 आगे बढ़ता है, आगे इसी तरह से मान आगे बढ़ता रहेगा। तो याद रखेंगे परिमेय का मतलब होता है कि निश्चित, और अपरिमेय का मतलब होता है कोई निश्चितता नहीं, आगे कितने भी मान वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? पाई अपरिमेय संख्या हो गया। परंतु गणना की दृष्टि से पाई का मान 22/7 प्रयोग किया जाता है, 22/7 प्रयोग किया जाता है। यह 22/7 जो है पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, यह लगभग में मान होता है जिसे हम गणना की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। तो याद रखें कि 22/7 जो है, यदि 22/7 की बात करेगा तो 22/7 ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिख लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या होगी और पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए कुछ संख्याएं मैं लिख रहा हूं, जैसे 3.1011101110 और 3 ये यहाँ पर एक गलती करते हैं कि 3 यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं हम 1 0 1 1 0, फिर 3 बार 1 है, फिर 0 है, 4 बार 1 है, फिर 0 है। यहाँ पर किसी भी पैटर्न की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब दशमलव के दाईं तरफ की संख्याएं या अंक रिपीटेड ना हो तो वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या कौन सी हो गई? अपरिमेय। अब बात करते हैं इसकी 3.333 ये है। यहाँ पर देखिए जो 3 है ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है, दशमलव के दाईं ओर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ये बहुत विशेष तरह से याद रखिए। अब आप कहेंगे कि इसे 22 अंश बटे हर में तो लिखा ही नहीं, तो अंश बटे हर में इसे बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा लेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे हम यहाँ पर बदलते हैं, इसे लिख सकते हैं ये, और इसे 22/7 के रूप में लिखने के लिए ये अलग से बात को कैसे अंश बटे हर में बदलते हैं अलग से टॉपिक है, उसे मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पर इसे 22 अंश बटे हर के रूप में बदलना बता रहा हूँ। तो इसे हम बदलेंगे तो ये 33 लिख लिया, और जहां जिस पर बार होता है जितने अंकों पर उतना नीचे 9 लिख देते हैं, और यहाँ पर इस पर बार नहीं होता है वो इसमें से घटा देते हैं। तो ये हो गया 30/9, अंश बटे हर के रूप में लिख गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, याद रखेंगे कि जब दशमलव के दाईं ओर कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगी, और अंक कोई भी अंक रिपीट हो रहा है, कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वह परिमेय संख्या होगी। आगे देखते हैं नंबर 4, वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी जिनका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं होता है, जैसे √3, √5, √7, √2/√3। ये सभी संख्याएं ऐसी हैं कि जिनका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये पूर्ण वर्ग में नहीं होगा, पूर्णांक रूप में नहीं आएगा। जैसे √4 है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये ±2 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं के बारे में भी नहीं पढ़ा, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं परिमेय और परमेय, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं जितनी भी होती है वह सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इसका नोटेशन कैपिटल N रखा गया है। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोलते हैं और इसका नोटेशन W होता है कैपिटल। पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं, इसलिए इसका कैपिटल I नोटेशन रखा गया है। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स बोलते हैं और इसका नोटेशन Q रखा गया है। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इसका नोटेशन
क्यों एक्स्ट्रा रखा गया है, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इसका जो नोटेशन है वो कैपिटल आर रखा गया है हो रही है। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं।